तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला। तो हम अपनी आज दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं डिसीज़न मेकिंग चैप्टर का, जिसमें आज हम मेन फोकस करने वाले हैं किस पे? टेक्निक्स ऑफ डिसीज़न मेकिंग पे। यानी कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं एक बेहतरीन डिसीज़न लेने में। तो ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आपको एक अच्छा डिसीज़न लेने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और इन टेक्निक्स की हेल्प से ही आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाते हो। और बहुत से आप ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप एनालाइज करते हो, जिनके बेस पे आप एक बेहतरीन और एक एफिशिएंट डिसीज़न ले पाते हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपका गोल अचीव करवा सके, यानी कि आपका गोल अचीव करवा दे। ठीक है। तो टेक्निक्स के अंदर जो सबसे पहले हमारी टेक्निक है उसका नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल। यानी कि नाम से ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इसका मतलब समझ आ गया होगा कि क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या होती है। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक, इन दिस टेक्निक मैथमेटिकल मेथड्स आर यूज्ड। पहला तो ये टेक्निक, क्योंकि क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो न्यूमेरिकल डाटा के बेस पे डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। तो जब न्यूमेरिकल डाटा आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल डाटा किसके अंदर आते हैं? मैथ्स के अंदर। तो इसीलिए ये वो टेक्निक होती है जो मैथमेटिकल मेथड्स या आप कह लो तरीक़ों का यूज़ करती है। ठीक है। दूसरा, ये जो टेक्निक होती है ये फोकस करती है किस पे? न्यूमेरिकल डाटा पे। यानी कि क्वांटिटेटिव का मतलब ही क्या होता है? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे ही ये जो टेक्निक है ये डिसीज़न मेकिंग को क्या कर पाती है? अवेलेबल कर पाती है। और तीसरा है कि ये जो टेक्निक होती है ये हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि सिमिलर टू सेकंड वन, कि ये टेक्निक है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे। तो ऑल इन ऑल मैं बताऊँ तो क्वांटिटेटिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे अपने डिसीजन तक पहुँच पाते हो। न्यूमेरिकल डाटा पाने के लिए आप मैथमेटिकल मेथड्स और साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हो। इसीलिए हम ये कह सकते हैं ऑल ओवर कि क्वांटिटेटिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो ज़्यादा फोकस करती है न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे डिसीजन को निकालने में, जिस कारण ये मैथमेटिकल्स मेथड का यूज़ करती है। तो ये हो गई पहली हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी टेक्निक पे जिसका नाम है मार्जिनल टेक्निक, या जिसे हम कहते हैं मार्जिनल एनालिसिस। यानी कि डिसीज़न लेते समय हमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो होती है हमारी टेक्निक होती है, आप कह सकते हो कंपोनेंट होता है जो हमें परफॉर्म करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल में मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है पर यूनिट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो मार्जिनल एनालिसिस परफॉर्म करना मस्ट होता है। मार्जिनल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? मार्जिनल एनालिसिस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई एक एडिशनल यूनिट किसी इनपुट के अंदर डालोगे तो वो हमेशा आपको रिज़ल्ट में शो करेगी एक एक्स्ट्रा आउटपुट के तौर पे। मार्जिनल एनालिसिस रेफर्स दैट देयर इज़ चेंज इन इनपुट विद एन एडिशनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसका मतलब है मार्जिनल एनालिसिस रेफर्स दैट देयर इज़ चेंज इन आउटपुट विद एन एडिशनल वैल्यू ऑफ इनपुट। यानी कि जब हम एक एडिशनल वैल्यू डालते हैं इनपुट की तो उस एडिशनल वैल्यू के बेसिस पे आपको ज़रूर चेंज देखने को मिलेगा किसमें? आउटपुट पे। यानी कि आउटपुट ज़रूर चेंज होगा अगर आप इनपुट की वे एक एडिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे। जैसा मैंने यहाँ पे बोला है ये होता है इनपुट। जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा इनपुट डाला तो आउटपुट में भी आपको एक एक्स्ट्रा आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कि मार्जिनल एनालिसिस ये टेक्निक ये कहती है कि हम जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमेशा हमें उसका मार्जिनल एनालिसिस कर लेना चाहिए कि पर यूनिट प्रोडक्टिविटी कितनी है, और साथ ही साथ ये भी एनालाइज कर लेना चाहिए कि अगर हम एक एक्स्ट्रा इनपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा आउटपुट भी उस डिसीज़न के थ्रू हमें मिल पाएगा या नहीं। तो इसे कहते हैं हम मार्जिनल एनालिसिस। दूसरा, मार्जिनल एनालिसिस को ये भी माना जा सकता है कि मार्जिनल एनालिसिस निकला है एक शब्द जिसको हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब है कि हमेशा जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीज़न लेती है और डिसीज़न के अंदर ऑफ कोर्स है वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करेगी, तो जब भी वो कोई डिसीज़न लेगी तो डिसीज़न लेते समय उसे अपने साथ क्या लेना पड़ता है, क्या लेके चलना पड़ता है? मार्जिन लेके चलना पड़ता है।
तो मार्जिनल एनालिसिस कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने इनपुट्स में जब भी इन्वेस्ट कर रही होती है तो वो हमेशा एक मार्जिन लेके चलती है इनपुट्स का, जो उन्हें बेनिफिट देता है किस में, आउटपुट में। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल लाइफ के अंदर आप किसी शॉप पे गए और आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्लोथ्स ख़रीदना है। अब आप क्या लेके चलते हो कि मेरे को एक जीन्स ख़रीदनी है, मान लो वो जीन्स कितने की मिल गई मेरे को, वो जीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मिलेगी मेरे को 800 रुपीज़ की। अब फिर भी आप क्या लेके चलते हो, एक मार्जिन लेके चलते हो कि शायद कहीं ना कहीं मुझे जीन्स पड़ सकती है 1000 रुपये की भी। तो आप कितने रुपए रख लेते हो, ये 1000 रुपये को आप अपने पास लेके चलते हो। 800 रुपये का आपको पता है कि जीन्स आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप क्या लेके चलोगे, ये 1000 रुपये लेके चलोगे। तो ये क्या है, ये मार्जिन है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जब आप 1000 रुपये की जीन्स खरीदोगे तो ऑफकोर्स उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी तो मिलेगा, यानी कि आपको इसमें एक्स्ट्रा आउटपुट भी तो देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ कहता है मार्जिनल एनालिसिस कि जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन लेती है तो वो हमेशा एक एडिशनल इनपुट को जब इन्वेस्ट करती है तो एडिशनल आउटपुट की भी उसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी रखती है। और दूसरा, वो हमेशा किसी भी जगह पे अगर वो कोई डिसीजन लेती है तो उसमें एक मार्जिन लेके ज़रूर चलती है ऑन बिहाफ ऑफ द इनपुट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल एनालिसिस। अब आती है हमारी तीसरी टेक्निक जिसका नाम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बहुत ही सिंपल 3 वर्ड से बनी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट का मतलब है जहाँ पे भी आप निवेश कर रहे हैं उस निवेश करके आपको कितना बेनिफिट मिलता है, और उस बेनिफिट को पहले से ही एनालाइज करके रखना। ये जो एनालिसिस है ये हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिसीजन को लेने से पहले करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जिस भी चीज़ में एक कॉस्ट लगा रही है यानी कि इन्वेस्ट कर रही है, उसका वो हमेशा पहले क्या इवेल्युएट करके रखती है, बेनिफिट इवेल्युएट करके रखती है। इवेल्युएट का मतलब होता है एनालिसिस, इसीलिए इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट जिस भी प्रोजेक्ट में लगाएगी उसका बेनिफिट पहले से ही एनालाइज करके रखती है, तो उसी को कहते हैं हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। इट रेफर्स टू एनालाइज द इफेक्टिव बेनिफिट ऑफ आउटपुट बाय पुटिंग द कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले ही एनालाइज कर लेती है कि जहाँ पे भी वो अपनी कॉस्ट लगाने वाली है क्या उस कॉस्ट के बदले में उसे एक इफ़ेक्टिव बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं। उसको वो पहले ही क्या कर लेती है, एनालाइज कर लेती है इस टेक्निक या इस एनालिसिस के थ्रू। इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिज़नेस है, ठीक है, वो उसे डिसीज़न लेना है कि मैं प्रोडक्ट वन प्रोडक्शन के लिए चुनूँ या प्रोडक्ट 2, यानी कि पहला प्रोडक्ट बनाऊँ या सेकंड प्रोडक्ट। उसके पास 2 अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल आप समझ के चल लीजिए, ठीक है। अब पहला प्रोडक्ट मान लीजिए उसका क्या है, पेन, और दूसरा प्रोडक्ट है उसका चॉकलेट। अब क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किस बिहाफ पे डिसीजन लेगी, वो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का इस्तेमाल करेगी। वो देखेगी पेन की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज़, और कितने में बेचेगी, 5 रुपीज़, यानी कि बेनिफिट कितना हो रहा है जब वो कॉस्ट लगा रही है 2 रुपीज़ का बेनिफिट। वहीं वो एक 5 रुपीज़ की जब चॉकलेट को ही सेल करती है तो कॉस्ट कितनी लगती है बनाने में, 2 रुपीज़, लेकिन सेल करने में कितनी लगती है, 5 रुपीज़, यानी कि बेनिफिट यहाँ पे कितना है, 3 रुपीज़ का। तो अब ऑर्गेनाइजेशन बताइए कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे चूज़ करेगी। पेन को करेगी जहाँ पे 3 रुपये की कॉस्ट लगा के 2 का बेनिफिट हो रहा है, या चॉकलेट को करेगी जहाँ पे 2 रुपये की कॉस्ट लगा के 3 का बेनिफिट हो रहा है। ऑफकोर्स चॉकलेट को ही करेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट भी कम है और बेनिफिट भी ह्यूज है, यानी कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस पेन। तो पेन को वो नहीं चुनेगी, चॉकलेट को वो हाँ कर देगी। तो यही होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो बिज़नेस किसको चुनेगा, सेकंड प्रोडक्ट को चुनेगा, क्योंकि कॉस्ट भी कम है और बेनिफिट भी ज़्यादा है। यानी कि उन्होंने पहले ही एनालाइज कर लिया कि कॉस्ट के बदले में क्या हमें रिटर्न या इफ़ेक्टिव बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। चौथी एक हमारी टेक्निक होती है जिसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है ऑपरेशन, दूसरा है रिसर्च। ऑपरेशंस का मतलब होता है जितने भी रूटीन वर्क या जितने भी वर्क या प्रिंसिपल वर्क एक बिज़नेस परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस।
और रिसर्च का मतलब आप सभी जानते हैं कि बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना। तो इन दो शब्दों से ही कहीं ना कहीं आपको ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि ऑपरेशन की रिसर्च करना, यानी कि ये टेक्निक जो होती है, दिस टेक्निक हेल्प्स टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू द ऑपरेशन। और ऑपरेशन कौन से? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और सेल्स। तो जितने भी एक ऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं, उनसे रिलेटेड डिसीज़न लेने में हमें ये टेक्निक क्या करती है? हेल्प करती है। यानी कि ये जो टेक्निक है ये हमें इन ऑपरेशंस से रिलेटेड डिसीज़न में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑपरेशन रिसर्च। थोड़ा और डीप में पढ़ें तो ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सी थ्योरीज़ के कॉम्बिनेशंस का यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन रिसर्च यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थ्योरीज। एंड सेकंड, इसका एम क्या होता है? अब ये इतनी सारी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरीज़ का यूज़ कर क्यों रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये क्या चाहता है, इसका मेन मोटो है क्वालिटी आउटपुट को अचीव करना। यानी कि जो ये ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो ना, इन ऑपरेशंस में जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी आउटपुट नहीं अचीव करेगी तब तक अपने गोल को कैसे अचीव कर पाएगी? तो जब तक इनमें क्वालिटी नहीं होगी तब तक ऑल इन ऑल गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ मैं एक इमेजिनेशन गोल मैंने लिखा है, ये कोई लिख नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल ये होती है हमारी क्या? ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें क्या करते हैं हम मेनली अपने ऑपरेशंस की क्वालिटी को बिल्ड करने में ये टेक्निक ज़्यादा ध्यान देती है और इनसे रिलेटेड डिसीजंस पे ज़्यादा फोकस करती है। क्योंकि अगर ये इन ऑपरेशंस में हम क्वालिटी आउटपुट ले आएंगे, ये आउटपुट ले आएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करवा लेंगे। ठीक है, अगली टेक्निक है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या कहती है? बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक ये कहती है कि हमेशा एक इस टेक्निक के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि एक प्रोपोर्शन मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में इक्वल, यानी कि हमेशा एक इक्वल रिलेशन बना रहे इनपुट और आउटपुट के बीच में। यानी कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस डालती है कि जितना आपने इनपुट लगाया है उतना आउटपुट तो कम से कम मिले ही मिले। यानी कि इस चीज़ को अपार्ट रखती है कि आपको इनपुट लगा के कोई आउटपुट ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही ना। यानी कि जितना इनपुट आप लगा रहे हो उतना आउटपुट ज़रूर मिले। दूसरा, अब जब लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक इस चीज़ को अचीव करने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है तो वो इस चीज़ पे भी फोकस करती है आगे जाके कि हम कैसे एफिशिएंसी को क्या करें, इंक्रीज़ करें और लेस कॉस्ट के साथ। यानी कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो फोकस करती है मोर एफिशिएंसी विद लेस कॉस्ट। तो आगे जाके इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक वो टेक्निक है जो मेनली ध्यान देती है कि एक इक्वालिटी बनी रहे इनपुट और आउटपुट के बीच में, और आफ्टर दैट ये फोकस करती है कि एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जा सके और लेस कॉस्ट के साथ। तीसरा पॉइंट है इट इज़ मेनली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। और इसे ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स में और कई जगहों पे। ठीक है, अब जितनी भी यहाँ से टेक्निक्स आने वाली हैं वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स होने वाली हैं और बहुत ही ईजी और बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं यहाँ से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली हमारी टेक्निक है जिसको बोलते हैं हम ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन का मतलब है दिमाग, स्टॉर्मिंग का मतलब है एक तरीके से बर्न। जब आपके दिमाग में भूचाल आ जाए, और ये भूचाल कब आता है? जब आप अपना दिमाग चलाना शुरू करते हो। अब बेसिकली ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है क्या? अगर मैं अभी बिना पॉइंट्स की हेल्प से बताऊं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स क्या करते हैं? एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं। उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का वो सल्यूशन वहाँ पे ढूंढते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक के अंडर कोई लोअर लेवल, कोई मिडिल लेवल या कोई टॉप लेवल नहीं होता। सभी मेंबर्स को ग्रुप डिस्कशन में इंक्लूड किया जाता है। वो सब फ्री होते हैं अपनी पार्टिसिपेशन के अंदर, और किसी को भी किसी आइडिया या किसी के थॉट पे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल, अगर उनमें से किसी लेवल के एम्प्लॉय ने या किसी लेवल के मैनेजर ने, या आप कह लो किसी सुपरिंटेंडेंट या प्लांट सुपरिंटेंडेंट ने भी अच्छे आइडियाज़ और थॉट्स प्रोवाइड किए हैं,
तो उसके भी थॉट्स को और आइडियाज़ को हम कंसिड्रेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब जान लेते हैं पॉइंट से कैसे कैसे है। सबसे पहला, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ टेकिंग द डिसीजन बाय ग्रुप डिसीजन। वही पहली चीज़ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर डिसीजन को लिया जाता है, जिसके अंदर डिसीजंस को हम लेते हैं ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। तो सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। ग्रुप डिस्कशन मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ग्रुप डिस्कशन करती है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द डिसीजन दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सेकंड, इट इन्वॉल्व्स डिबेट्स एंड ओपिनियन। ऑफ कोर्स जहाँ पे 10 लोग या 50 लोग मिलके बैठेंगे वहाँ पे सबके अलग अलग ओपिनियंस भी होंगे और कुछ कुछ लोगों के बीच में डिबेट्स भी होंगी रिलेटेड टू द डिफरेंट ओपिनियंस। तो क्योंकि ग्रुप डिस्कशन चलता है तो ऑफ कोर्स है हर किसी के ओपिनियन तो मैच नहीं करेंगे, तो डिबेट्स और ओपिनियंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस एवरी वन इज़ फ्री टू गिव आइडियाज़। यहाँ ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हर कोई फ्री होता है अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हर कोई यहाँ पे आइडियाज़ दे सकता है इर्रिस्पेक्ट टू एनी लेवल। देयर इज़ नो क्रिटिसिज्म ऑन एनी आइडिया। यहाँ पे किसी भी आइडिया पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। आफ्टर दैट, बाय कंसिडरेशन ऑफ ऑल द आइडियाज़ एंड सजेशंस द ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन। यानी कि आफ्टर दैट जब ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रुप डिस्कशन के अंदर हर चीज़ कर लिया, सबके ओपिनियन ले लिए, सबसे डिस्कस कर लिया और सबने अपने ओपिनियंस दे दिए, अब जितने भी आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग मेंबर्स के थ्रू मिले जो लगता है कि उन्हें काफ़ी फ़ायदेमंद हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन सबको कंसिडरेशन दी जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आप लोअर लेवल के हो तो आपके आइडिया अगर मतलब का है फिर भी उसे हम क्या मान ले, बेमतलब का। नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हर किसी का आइडिया अगर सॉलिड है तो उसे कंसिडरेशन दी जाती है। तो वो क्या करते हैं, या तो वो सबका आइडियाज़, जिनके आइडियाज़ अच्छे हैं उन सबके आइडियाज़ को कंसिडर करते हुए एक डिसीज़न पे आते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसका ऑल ओवर मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब सबके इन्वॉल्वमेंट रखती है एक डिसीज़न को लेने में, जिसमें वो एक ग्रुप डिस्कशन करती है, उस ग्रुप डिस्कशन में डिबेट और ओपिनियंस भी रखते हैं सब लोग अपने, और डिबेट्स भी होती हैं, और साथ ही साथ सब हर कोई फ्री होता है अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने में, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जिन जिन के जो आइडियाज़ और थॉट्स हैं वो रेलिवेंट हैं, या तो वो उन आइडियाज़ किसी पर्टिकुलर आइडिया को चुनती है, या तो सभी आइडियाज़ जो उन्हें बढ़िया लग रहे हैं उनको कंसिडरेशन देते हुए सबका एक मिक्स कंबाइंड डिसीजन बनाती है। ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्या होती है? तो डेल्फी टेक्निक क्या होती है? डेल्फी टेक्निक के बारे में बताऊं तो डेल्फी टेक्निक के अंदर सबसे पहले एक एक्सपर्ट्स के पैनल को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इन दिस फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। यानी कि सबसे पहले इस टेक्निक के अंदर एक जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट है, यानी कि एक्सपर्ट्स का जो पैनल है उसे अपॉइंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे देखिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स को क्या किया है, अपॉइंट किया है जो अपनी अपनी फील्ड में एकदम मास्टर हैं। तो जो अपनी अपनी फील्ड में मास्टर्स हैं उनको क्या करती है, उन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इस टेक्निक में अपॉइंट करती है। अब होता क्या है बेसिकली, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आइडियाज़ लेती है हर एक्सपर्ट से इंडिविजुअली, या उनको प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करके थ्रू मेल क्वेश्चन आर। कहने का मतलब है इसके अंदर होता क्या है, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बीच में दखल अंदाज़ी दे रही हैं उनके डिसीज़न के, वो उन सारी प्रॉब्लम्स को पहले क्या करती हैं, वो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बताती है। अब यहाँ पे क्या होता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को इंडिविजुअली उनके साथ डिस्कस किया जाता है। यानी कि अगर एक एक्सपर्ट है तो पहले उसको मेल के थ्रू प्रॉब्लम बताई जाएगी और फिर उससे सल्यूशन इंडिविजुअली उससे मांगा जाएगा। ऐसी जो दूसरा एक्सपर्ट अपॉइंट किया उसको मेल के थ्रू प्रॉब्लम भेजी जाएगी और उससे सल्यूशन इंडिविजुअली मांगा जाएगा। तीसरे एक्सपर्ट को मेल के थ्रू भेजा और उसको उससे सल्यूशन इंडिविजुअली मांगा जाएगा, और चौथे एक्सपर्ट को भी मेल के थ्रू भेजी गई प्रॉब्लम और उससे भी सल्यूशन इंडिविजुअली माना जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि ये एक्सपर्ट्स को इंडिविजुअली क्यों अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हैं? ऐसा भी तो कर सकती थी कि चारों एक्सपर्ट्स को एक मीटिंग में बुला के उनको
अपनी जो प्रॉब्लम है वो एक ही बारी में बता देती हैं और सबसे उस समय उनकी राय ले ली थी। नहीं, डेल्फी टेक्निक में ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जानती है दैट दीज ऑल एक्सपर्ट्स हैव देयर डिफरेंट थिंकिंग। इफ़ दे आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर रूम, then then their suggestions can be modified by एन इंडिविजुअल ओपिनियन। यानी कि अगर एक एक्सपर्ट कुछ सोल्यूशन दे रहा है तो ये भी उसकी हाँ में हाँ मिला देंगे, ये हो सकता है। लेकिन डेल्फी टेक्निक के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चारों एक्सपर्ट्स का अपना अपना एक बेनिफिट लेना चाहती है, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग है। तो क्लियरली जब उनसे इंडिविजुअली पूछेगी तो सबके सल्यूशंस भी कहीं ना कहीं अलग अलग आएंगे, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉलेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। वो क्या करती है फिर जो भी इन्होंने ऐसे नंबर सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 4, इन सब सोल्यूशंस के आइडियाज़ को मिक्स करके वो एक गुड सोल्यूशन यानी कि बहुत ही अच्छा सोल्यूशन प्रिपेयर करती है। और जैसे मैंने लिखा है, आफ्टर दैट इफ़ ऑर्गेनाइजेशन गेट अ गुड सोल्यूशन दे कंसिडर और वाइल दे यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आइडियाज़। अगर उन्हें लगता है कि मान लीजिए एक एक्सपर्ट का बहुत ही अच्छा था तो या तो वो उसको चूज़ करेगी, अगर चारों के उन्हें बहुत अच्छी थिंकिंग लगी तो चारों का कॉम्बिनेशन करके वो उनके आइडियाज़ को यूज़ करेगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ होती है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगे कि चारों के आइडियाज़ ही सेम थे और ये सल्यूशंस तो हमने भी शायद सोच लिए थे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड नहीं है और उन्हें कोई सल्यूशन नहीं मिलता है इन एक्सपर्ट्स के थ्रू, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, प्रोसेस को वापस रिपीट करेगी। और जब तक उसे वो आइडियल सल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक वो इस प्रोसेस को क्या करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी। ये होता है हमारा डेल्फी टेक्निक। इसके बाद आती है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या होती है, ये डेल्फी टेक्निक का आप कह सकते हो एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं। उन एक्सपर्ट्स को सारे मेंबर्स के साथ बिठाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। बस इसमें क्या है, उनसे इंडिविजुअली बात ना करके एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और एक्सपर्ट्स की एक इंडिविजुअल मीटिंग होती है। मतलब कि कहने का मतलब एक इंडिविजुअल रूम या हॉल में मीटिंग होती है, जहाँ पे पहले मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स या दूसरे मेंबर्स को अपनी प्रॉब्लम्स को वाइट बोर्ड के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और आफ्टर दैट जब सल्यूशन देने की बारी आती है तो एक्सपर्ट्स इंडिविजुअली आके अपने सजेशंस देते हैं, या आप कह लो उन्हें वाइट बोर्ड पे लिखते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अगर उन्हें लगता है कि वो एक्सपर्ट्स या मेंबर्स के जो सल्यूशन जो उन्होंने दिए हैं उनको प्रेफरेंस देती है कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे। और उन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर उन्हें लगता है नंबर 1 इज़ वे अपार्ट फ्रॉम 2, 3 एंड 4, देन दे चूज़ द नंबर 1 सोल्यूशन। बट अगर उन्हें लगता है 1, 2 और 3 दे आर वेरी क्लोज सब्सटीट्यूशन, देन दे टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3, यानी कि विच गिव बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे चूज़ दैट वन, दे चूज़ दैट ऑल्टरनेटिव while it is only a individual or while it is a combination of all 3। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या करती है, पहले एक मीटिंग अरेंज कराती है जिसमें सारे मेंबर्स जो होते हैं उस मीटिंग में होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑल प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड इन द मीटिंग बाय राइटिंग देम इन वाइट बोर्ड इन द मीटिंग। पहले जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की जाती हैं मीटिंग के अंदर और उन्हें लिखा जाता है किसके अंदर, वाइट बोर्ड के अंदर मीटिंग में। ठीक है, आफ्टर दैट ऑल द मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स गिव देयर आइडियाज सोल्यूशन इन द वाइट बोर्ड। अब जो मेंबर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो क्या देते हैं, अपने आइडियाज़ और अपने सोल्यूशंस जो हैं वाइट बोर्ड के पर लिख देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन गिव ऑल द सोल्यूशन प्रेफरेंस एज पर द रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन चूज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और दे कैन चूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम आइडियाज। तो कहने का मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सबके सल्यूशंस को प्रेफरेंस देती है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो वो उनमें से कोई एक चूज़ करेगी या तो कॉम्बिनेशन चूज़ करेगी कुछ आइडियाज़ का। ठीक है, अब आती है लास्ट टेक्निक जिसका नाम है सिम्युलेशन टेक्निक। ये सिम्युलेशन टेक्निक क्या होती है, सिम्युलेट का मतलब होता है बेसिकली चेक करना, या सिम्युलेट का मतलब होता है टेस्ट करना। तो सिमुलेशन टेक्निक को हम बोलते हैं मॉडल ऑफ टेस्ट। बेसिकली मैं बताऊं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो तब यूज़ की जाती है जब पहले की कोई भी टेक्निक से आपको कोई सल्यूशन ना मिल पाया हो प्रॉब्लम का,
यानी कि ये टेक्निक तब के लिए है जब सारी टेक्निक्स फेल हो गई हों प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में। आफ्टर दैट इस टेक्निक को हम फॉलो करते हैं अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इस टेक्निक को हम मॉडल ऑफ टेस्ट टेक्निक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में होता क्या है आप सुन के बहुत हैरान होगे। अब जब मान लो जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ी उनसे अगर हमें कोई सल्यूशन नहीं मिला तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि हम साइमुलेशन टेक्निक के थ्रू हम जो भी हमने अभी तक ऑल्टरनेटिव्स देखे सल्यूशन के, उन सारे सल्यूशन को एक्चुअली में क्या करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली उनको पुट करके देखते हैं ऑन दैट सिचुएशन जो कि प्रॉब्लम हो रही है। अब जो सल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट सल्यूशन इज़ चूजन बाय ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चूज़ के ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं ये मेथड सही नहीं है, ये मेथड सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो वो चेक टेस्ट करके उनको हटाती जाती है अपने ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट में से। तो ये बेसिकली ये मेथड है। ये मेथड बहुत ही कॉस्टली होता है क्योंकि जितना भी वर्क होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होता है और बहुत एक्सटेंसिव होता है ये मेथड। इसके अंदर काफ़ी टेक्नोलॉजी जो होती है वो यूज़ होती है। तो पॉइंट्स बता देता हूँ मैं। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का मतलब है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई टेक्निक काम नहीं कर रही हो। इन दिस टेक्निक ऑल द सॉल्यूशंस आर फर्स्ट टेस्टेड, यानी कि इस टेक्निक में पहले सारे सॉल्यूशंस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। एंड द सॉल्यूशंस विच इज़ एज पर एफिशिएंट इज़ चूजन, और जो सॉल्यूशन एफिशिएंट होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसे चूज़ कर लिया जाता है। दिस टेक्निक यूजेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक इज़ वेरी कॉस्टली। ये जो टेक्निक होती है इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और ये टेक्निक काफ़ी कॉस्टली होती है। तो ये सारी हैं हमारी टेक्निक, जिसमें सिमुलेशन टेक्निक जिसे कहते हैं मॉडल ऑफ टेस्ट टेक्निक, जिसमें हम हर सोल्यूशन को पहले टेस्ट करते हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर प्रैक्टिकली। ये तब यूज़ की जाती है जब कोई भी नहीं चलती। ये करी थी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जिसमें ग्रुप में एक मीटिंग होती है, एक्सपर्ट्स और मेंबर्स सब उस मीटिंग में होते हैं। प्रॉब्लम्स को पहले वाइट बोर्ड में मेंशन किया जाता है, सॉल्यूशंस को भी मेंशन किया जाता है। सॉल्यूशंस की ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस लिस्ट बनाती है और उसके बेसिस पे वो चूज़ करती है कि उन्हें कौन सा बेटर लग रहा है। इसके बाद आती है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पहले एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करती है, उन जो कि अपनी स्पेसिफिक फील्ड में मास्टर्स होते हैं। उन एक्सपर्ट्स को वो अपनी प्रॉब्लम्स भेजती हैं जो डिसीजन मेकिंग में एक हर्डल बन रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को वो या तो इंडिविजुअली उनसे मीट करके बताती हैं उन्हें, या तो फिर वो क्या करती हैं, उन्हें एक मेल क्वेश्चन के थ्रू उस प्रॉब्लम को भेज देती हैं और जिसका वो सल्यूशन उनसे इंडिविजुअली लेती हैं, ताकि इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स की थिंकिंग का बेनिफिट मिल सके और एक अच्छा डिसीजन और उस प्रॉब्लम का एक अच्छा सल्यूशन हमें मिल सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप डिस्कशन होता है जिसके अंदर सब मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, सबका इन्वॉल्वमेंट टोटली फ्री होता है। ऑल आर फ्री टू गिव देयर ओपिनियंस इन दिस एंड नो क्रिटिसिज्म ऑन देयर आइडियाज़ एंड थॉट्स। एंड ऑल एंड ऑल आफ्टर दैट जितने भी आइडियाज़ बेहतरीन होते हैं, बढ़िया होते हैं, उन सबको कंसिडर करते हुए एक डिसीजन पे आते हैं और एक प्रॉब्लम का हमें सल्यूशन मिल पाता है। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब कि जहाँ भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये देखती है कि जहाँ भी हम कॉस्ट लगा रहे हैं उस कॉस्ट को लगाने से हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, उसको पहले एनालाइज करती है डिसीजन लेने से पहले, और उसी के बेस पे कोई भी डिसीजन आगे लेती है। मार्जिनल टेक्निक के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मार्जिनल एनालाइज भी करती है किसी डिसीजन को लेने से पहले, जिसमें वो ये देखती है कि पर प्रोडक्ट से हमें कितनी प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है, या जब भी हम किसी आउटपुट को पैदा करने के लिए कोई एडिशनल इनपुट लगाते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा आउटपुट इससे मिल पाता है। और इससे भी समझ सकते हो कि मार्जिनल से ही बना है एक शब्द मार्जिन, यानी कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इनपुट्स में एक क्या लेके चलती है, मार्जिन लेके चलती है, ताकि वो बेनिफिट ही देगा आखिर में, क्योंकि वो कोई लॉस तो नहीं करेगा आपका। ठीक है। और सबसे पहले आपने पढ़ी थी क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये टेक्निक जो थी ये ऐसी टेक्निक है जो न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे डिसीजन लेने में हेल्प करती है, इसलिए इसके अंदर मैथमेटिकल मेथड्स और साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। ओके।